अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के बाद फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है रेशो का कॉन्सेप्ट। रेशो का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। उसके बाद एमसीक्यूज़ के हवाले से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो रेशो का कॉन्सेप्ट है बेसिक ये है कि रेशो का जो फार्मूला है, रेशो इज इक्वल टू नोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, जो चीज़ें ऊपर नहीं मेंशन है आप उसको कोशिश करें कि नोट कर लें। नोट नहीं करना चाहते हो तो इसको अच्छी तरह याद भी कर लें। ठीक है, रेशो का फार्मूला क्या होता है? रेशो इज इक्वल टू नोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, रेशो का जो डायरेक्ट लिंक है ना वो नोमिनेटर के साथ होता है। ठीक है, यानी जो ऊपर वाला होता है। अब नोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशो भी बढ़ेगी, नोमिनेटर कम होगा तो रेशो भी कम होगी। ठीक है, लेकिन जो डिनोमिनेटर होता है उसके साथ रेशो का इन्वर्स रिलेशन होता है। यानी जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशो कम होगी। ठीक है, जब डिनोमिनेटर कम होगा तो रेशो बढ़ेगी। ठीक है, ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें नीचे मेंशन की गई हैं कि अगर डेट्स के हवाले से रेशो देखी जाए, एक्सपेंस के हवाले से रेशो देखी जाए और प्रॉफिट के हवाले से रेशो देखी जाए तो क्या बेहतर है इसमें। यानी नोमिनेटर को इन्होंने इस केस में मद्देनज़र रखा हुआ है कि अगर नोमिनेटर की जगह हम डेट्स को रखें, क्योंकि नोमिनेटर का रेशो के साथ डायरेक्ट लिंक है। यानी अगर इसका कहने का मकसद यह है कि अगर डेट्स बढ़ते हैं तो यानी रेशो बढ़ेगी, कंपनी की डेट रेशो बढ़ेगी, जो कि कंपनी के लिए बेहतर नहीं है। इसलिए इन्होंने लिखा हुआ है कि नोमिनेटर कम होने चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कंपनी के डेट्स जितने कम होंगे उतने लिए कंपनी के लिए बेहतर है। इसी तरह कंपनी के एक्सपेंसेस भी कम होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो कंपनी के लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, ये कंपनी के लिए ज़्यादा बेहतर है। यानी कंपनी की जो प्रॉफिट रेशो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना, इसलिए यहाँ चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई है। उसके बाद दूसरा है इसमें, फिर उसके बाद जिनके बेसिक पे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, जिनके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये वो फार्मूले हैं। अब इन फार्मूलों के दो दो नाम भी और इनकी एक रेशो भी है जो कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें टोटल चार फार्मूले, एक करंट रेशो का, एक क्विक रेशो का है, मेरे ख्याल से तीन है। ठीक है, और एब्सोल्यूट रेशो का, और उसके बाद फोर्थ वन है हमारे पास वर्किंग कैपिटल रेशो का। ठीक है, अब सबसे पहले जो करंट रेशियो है इसको हम ना वर्किंग रेशियो भी कहते हैं, वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। करंट रेशियो का जो फार्मूला है वो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी होता है। ठीक है, फार्मूलों को अच्छी तरह याद करिएगा और इनकी रेशियो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। करंट रेशियो की जो रेशियो होती है वो 2:1 होती है। ठीक है, उसके बाद क्विक रेशियो है, इसको हम एसिडिक और टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, पेपर में सर मुश्किल ये है कि सर इनका असल ही नाम दें, यानी जिन नामों से सर ने हमें फार्मूले लिखवाए, जैसे करंट रेशो दिया ना सर, उसका दूसरा ही नाम देंगे वर्किंग कैपिटल रेशो, इस तरह देंगे, यानी थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो। अगर देते हैं तो आपको दूसरा नाम भी याद होना चाहिए इसका। ठीक है, अब क्विक रेशो को हम एसिडिक रेशो, टेस्ट रेशो भी बोलते हैं, और इसका जो फार्मूला है वो क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और इसकी जो रेशो होती है 1:1 होती है। फिर एब्सोल्यूट रेशो, इसको हम कैश रेशो भी बोलते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है? एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, इसका 0.5 रेशो 1 है। ठीक है, ये इसकी रेशो। उसके बाद वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करते तो हमारा पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। ठीक है, जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसके हम कॉन्सेप्ट को बेसिक तरह समझेंगे कि किस तरह वर्किंग कैपिटल का आंसर पॉजिटिव आएगा। यानी अगर दो कंडीशंस को हम सॉल्व करें तो किस तरह हम माइनस या प्लस किन बेस पे लिखना है, या जीरो इफेक्ट किन बेस पे लिखना है, वो भी इंशाल्लाह जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तब इसको बताएंगे। लेकिन वर्किंग कैपिटल बेसिक क्या है कि आपने करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करना है और जवाब हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। उसके बाद अब टोटल ये जो फार्मूले हमने यूज़ किए, इन फार्मूलों को मद्देनज़र रखना है। अब इन फार्मूलों में, क्योंकि करंट लायबिलिटी तो हमेशा सेम ही है, लेकिन ऊपर जो एसेट वाला सेक्शन है, किसी में करंट एसेट है, किसी में क्विक एसेट है, किसी में एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट है, फिर हम देखेंगे कि इन एसेट में कौन कौन सी चीज़ें ऐड है और कौन कौन सी चीज़ें ऐड नहीं है। अब सबसे पहले जो करंट एसेट है उसमें तकरीबन सबसे पहले कैश आएगा, बैंक आएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आएगा, ठीक है, रिसीवेबल्स आएगा, इन्वेंट्री आएगा और प्री पेमेंट्स आएगा। ठीक है, जो इन्वेंट्री और प्री पेमेंट्स है ना ये स्लो मूविंग एसेट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ये करंट एसेट्स में शुमार किए जाते हैं। जब इन सब चीज़ों की बात की जाएगी ना, कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री और फिर प्री पेमेंट्स, ये सारे के सारे करंट एसेट में शुमार होते हैं। जब भी हम करंट एसेट का फार्मूला लगाएंगे, इनमें से कोई भी चीज़ आएगी हम सबको करंट एसेट में काउंट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा फार्मूला था क्विक एसेट का। अब क्विक एसेट में क्या चीज़ें नहीं आती,
कैश भी आएगा उसमें, बैंक भी आएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी आएंगी और रिसीवेबल भी आएगा। ठीक है, ये तीन चीजें। कौन सी? क्विक एसेट में दो चीजें नहीं ऐड होंगी, इन्वेंट्री भी नहीं ऐड होगी और प्री पेमेंट्स भी ऐड नहीं होगी। ठीक है, करंट में सारी ऐड थी। जब क्विक एसेट की बात करेंगे, क्विक में कैश आएगा, बैंक आएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आएगा और रिसीवेबल आएगा। जब इन चार चीजों को कंबाइन करेंगे तो वो क्विक एसेट में कंसीडर की जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो गया क्विक एसेट। जब भी फार्मूला आएगा अपने अपने जहन में रखना है कि क्विक एसेट में ये चीज़ें शामिल है, कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और रिसीवेबल। इसके अलावा जो दो चीज़ें हैं, इन्वेंट्री और प्री पेमेंट्स, वो क्विक एसेट का हिस्सा नहीं है, उसको हम एक क्विक एसेट में कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो है। ठीक है, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो में सिर्फ तीन चीज़ें आती है, कैश आता है, बैंक आता है और मार्केटेबल सिक्योरिटीज आती है। ना उसमें रिसीवेबल्स आता है, ना इन्वेंट्री आता है, ना प्री पेमेंट्स आता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको बेहतर और अच्छी तरह याद होनी चाहिए। ठीक है, ये फिंगर टिप्स पे चीज़ें होनी चाहिए, फार्मूले भी। और इन फार्मूलों में जो करंट एसेट है, क्विक एसेट है और एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट है, इनका पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से एसेट शुमार होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होगी। उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर एसेट दो गुना और लाइबिलिटी एक गुना है तो लाइबिलिटी यानी लिक्विडिटी कंपनी की अच्छी है। बेशक इसी तरह अगर कंपनी के एसेट ज़्यादा हैं और लाइबिलिटीज कम है तो कंपनी की लिक्विडिटी बेहतर है। ठीक है, अगर एसेट कम होंगे और क्या कहते हैं लाइबिलिटी ज़्यादा होंगी तो कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, इस अगर दोनों चीज़ें बराबर होंगी तो कंपनी नॉर्मल है, ना बेहतर है ना बुरी है। ठीक है, उसके बाद सर ने एक फार्मूला लिखवाया था, वो ये था कि एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय 1 ईयर प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय 365। ठीक है, ये हमारी लिक्विडिटी को बताता है कि हमारी इंटरनल लिक्विडिटी कैसी है। यानी आपका जवाब जितना थ्री यानी 365 दिनों के जितना करीब आएगा उतनी लिक्विडिटी आपकी अच्छी होगी। ठीक है, यानी अगर आपका आंसर 300 आता है तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर, आपकी जो कंपनी की लिक्विडिटी है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि 365 दिन ज़्यादा नहीं है, 300 करीब है उससे। यानी अगर 150 आता है तो वो लिक्विडिटी अच्छी नहीं थी। यानी 365 दिनों के जितने करीब आपका आंसर है आपकी लिक्विडिटी उतनी बेहतर है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इन रेशो को सॉल्व किया हुआ। यानी करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, ये अज्यूम की हुई वैल्यूज़ हैं। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ये आंसर्स निकाले गए हैं। ठीक है, ये इसी तरह ही सारी हैं। यानी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इस तरह अगर होगा तो ये आंसर वगैरह आएगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये रूल्स को समझाते हैं। ये रूल नंबर 1 आ गया, ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें जो रूल नंबर 1 है ये बेसिक चीज़ें समझने वाली, ये प्लस माइनस में काफ़ी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी इसमें जो रूल नंबर 1 है इन्होंने लिखा है इफ़ इनिशियल रेशो इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर हमारे पास जो रेशो गिवन है वो लिखा हो ग्रेटर देन 1, फिर इसमें ये पहला केस क्या है कि इन केस ऑफ इक्वल इंक्रीज इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर द रेशो विल बी डिक्रीज। ठीक है, यानी जब रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या है कि जब हमारे पास वैल्यू जो है यानी करंट रेशो या क्विक रेशो कुछ भी दिया हो, क्विक रेशो, करंट रेशो या लिक्विड रेशो जिसको कैश रेशो भी बोलते हैं। ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन 1 है ना, अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों बढ़ रहे हैं तो इसका इनवर्स इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो जवाब माइनस आएगा, अगर दोनों कम हो रहे हैं तो जवाब प्लस आएगा। ठीक है, यानी रूल नंबर ये बोलता है अगर हमारे पास जो रेशो गिवन है यानी करंट एसेट ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इकट्ठे बढ़ेंगे तो जवाब माइनस आएगा। बढ़ेंगे, ग्रेटर देन 1 वैल्यू होगी तो जब दोनों बढ़ेंगे तो जवाब माइनस आएगा, जब दोनों कम होंगे तो जवाब प्लस आएगा। रूल नंबर 1 का ए पार्ट ये बोलता है अगर इन केस ऑफ इक्वल डिक्रीज इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर द रेशियो विल बी इंक्रीज। यानी वही बात है, पार्ट ए में उन्होंने ये कहा है कि अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों बढ़ेंगे, ठीक है, दोनों बढ़ेंगे तो जो हमारी रेशो है वो डिक्रीज होगी, और जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों कम होंगे तो हमारी रेशो इंक्रीज होगी। ठीक है, ये कब ऐसा होगा? जब हमारे पास करंट रेशो या क्विक रेशो या लिक्विड रेशो या कैश रेशो वो ग्रेटर देन 1 होगी। ग्रेटर देन 1 जब भी हमें गिवन होगी उसका हमेशा इन्वर्स रिलेशन होगा। और ये रेशो पता कब आप लोगों ने देखनी होती है? ये रेशो यानी देखना होता है ग्रेटर देन और लेस देन या इक्वल टू 1, वो तब देखना होता है जब इक्वल डिक्रीज एंड इंक्रीज हो रहा हो। उन रेशो का काम सिर्फ उस टाइम आता है जब एक चीज इंक्रीज हो रही है ना और एक चीज डिक्रीज हो रही है, तब इन रेशो को नहीं देखते ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये तब काम नहीं आती। ये काम तब आती है जब इक्वली डिक्रीज एंड इंक्रीज होता है। ठीक है,
इन रेशो का तम ही काम है, उसके अलावा इनका कोई वर्क नहीं होता। ठीक है। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है कि इन इनिशियल रेशो इज 1 है, यानी इक्वल टू 1 हो तो तब कोई इफेक्ट नहीं है। अगर इकट्ठी बढ़ेंगी तब भी कोई इफेक्ट नहीं है, जीरो इफेक्ट है, और इकट्ठे कम होंगी तब भी कोई इफेक्ट नहीं है, जीरो इफेक्ट आएगा। लेकिन जब एक चीज बढ़ेगी या एक चीज कम होगी तब इफेक्ट होगा ही होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि जो ग्रेटर देन लेस देन वाला है ना, कि ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 इज इक्वल टू 1, ये इफेक्ट हमेशा हमने वहां देखना है जहां नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, यानी एसेट और लाइबिलिटी दोनों इकट्ठे बढ़ेंगी या दोनों इकट्ठे कम होगी, ये तब हमने देखना, उसके अलावा हमने नहीं देखना होता है ये ग्रेटर देन और लेस देन 1 को। जब हम क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह आपको ये चीज़ बेहतर तरीके से समझ आएगी। उसके बाद रूल नंबर 3 क्या है, इन इनिशियल रेशियो इज लेस देन 1। अब लेस देन 1 का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर दोनों बढ़ेंगे तो रेशो बढ़ेगी, अगर दोनों कम होंगे तो रेशो कम होगी। ये रूल नंबर 3 है। और रूल नंबर 4 में जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि रेशियो इक्वल टू होता है नोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होता है। नोमिनेटर के साथ रेशो का डायरेक्ट लिंक होता है, अगर नोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशो भी बढ़ेगी, नोमिनेटर कम होगा तो रेशो भी कम होगी। लेकिन डिनोमिनेटर के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन होता है, अगर बढ़ेगा डिनोमिनेटर तो रेशो कम होगी, अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो रेशो बढ़ेगी। ये रूल्स थे।